जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परिवर्तन, उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे कि प्रकाश का परिवर्तन आखिर है क्या, और प्रकाश का परिवर्तन से हमें क्या क्या लाभ है, और प्रकाश के परिवर्तन से हमें क्या क्या चीज़ प्राप्त होती है। इसमें हम लोग प्रकाश के परिवर्तन को अंग्रेजी में कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश क्या है? प्रकाश को अंग्रेजी में हम लोग लाइट कहेंगे। प्रकाश वह बाहरी कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्राप्त होती है। प्रकाश वह बाहरी कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्राप्त होती है। आप यदि हमको देख रहे हैं तो ये प्रकाश का ही देन है जिससे आप हमको देख पा रहे हैं, या आप किसी भी वस्तु को देख रहे हैं तो ये प्रकाश का ही देन है कि आप उस वस्तु को देख रहे हैं। यानी प्रकाश वह बाहरी कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्राप्त होता है। प्रकाश यानी किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश जरूरी है, और प्रकाश के साथ साथ हमको ये जानना है कि आखिर जो जिस वस्तु से प्रकाश निकल रही है उस वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे। तो उसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत को अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे लाइट सोर्स। लाइट सोर्स प्रकाश यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम प्रकाश स्रोत कहेंगे। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत कहेंगे। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत वे होती है जिसको ईश्वर ने बनाया, जिसे हम लोग नहीं बनाए हैं। इसमें प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में सूर्य और तारे आ सकते हैं, जबकि मानव निर्मित प्रकाश स्रोत उसे कहेंगे जिसको मानव ने स्वयं बनाया हो। जैसे में अगर देखा जाए तो ये लाइट जितने भी आप जल रहा है, यानी बल्ब है, जलता हुआ बल्ब है या लालटेन है, इसको सिर्फ मानव ने ही बनाया है, इसीलिए यह मानव निर्मित प्रकाश स्रोत के अंतर्गत आएगा। इसमें हम लोग बिजली का जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, लैंप और भी सारी क्रियाएं इसमें ले सकते हैं। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत ये सब है। आप याद कीजिए कि 9 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे ऊर्जा के बारे में कि ऊर्जा को हम लोग ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बशर्ते उसका रूप हम लोग बदल सकते थे। जैसे रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देना ही एक ऊर्जा का ही रूपांतरण हुआ। इसमें आप लालटेन और लैंप को ले सकते हैं। इसमें लालटेन में या लैंप में आप जो डालते हैं तेल, केरोसिन का तेल, वो रासायनिक ऊर्जा होता है जो प्रकाश ऊर्जा में चेंज करता है। और दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को भी प्रकाश ऊर्जा में बदला जा सकता है। विद्युत ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में बदलने के लिए आप बिजली के बल्ब और भी सारी क्रियाएं को ले सकते हैं इसके अंतर्गत। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश भी क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु क्या है। यह जो क्वेश्चन है एग्जाम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता रहता है क्वेश्चन। प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु किसे कहेंगे? इसको हम लोग अंग्रेजी में ल्यूमिनस कहेंगे। प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु को हम अंग्रेजी में ल्यूमिनस कहेंगे। आप इसका परिभाषा अपने माइंडली तरीका से भी दे सकते हैं। प्रदीप्त यानी जिससे प्रकाश निकलता है उसे हम प्रदीप्त कहेंगे। यानी जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहेंगे हम लोग? प्रदीप्त कहेंगे। इसके अंतर्गत आ सकता है सूर्य, जलता हुआ बल्ब, यानी कहा जा सकता है कि प्रकाश के जितने भी स्रोत है इसके अंतर्गत आ सकता है। यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता हो, यानी जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता हो उसे हम कह सकते हैं कि प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु है। इसको हम अंग्रेजी में ल्यूमिनस भी कह सकते हैं। अप्रदीप्त वस्तु क्या है? जिसको हम अंग्रेजी में नॉन ल्यूमिनस कहेंगे। अप्रदीप्त मतलब होता है नहीं, यानी जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित न करे उसे हम लोग अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। इसके अंतर्गत लकड़ी आ सकता है, टेबल, कुर्सी, आपके पास भी जो कुछ वस्तुएं होंगी ये इसके अंतर्गत आ सकता है। और तीसरा हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश की किरणें, यानी कि लाइट ऑफ रे। लाइट ऑफ रे सरल रेखा में गमन करने वाली प्रकाश को हम लोग रे कह सकते हैं, यानी किरण कह सकते हैं। एक सीधी रेखा में गमन करने वाली प्रकाश को हम लोग यानी प्रकाश के किरण कह सकते हैं। प्रकाश की किरण यानी जब एक इकट्ठा किरण हो जाए तो उस किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। जब कई किरण यानी कि कई दिशाओं से आती हुई किरण एक जगह मिल जाता है उसे हम किरणों यानी किरण पुंज कह सकते हैं। ऐसे इसका परिभाषा है। किरण पुंज को अंग्रेजी में हम लोग बीम कहते हैं। किरण पुंज को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? बीम। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज दरअसल में 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपसारी किरण पुंज, जिसको हम लोग अंग्रेजी में डाइवर्जिंग बीम कहते हैं, और दूसरा होता है समांतर किरण पुंज, जिसको अंग्रेजी में हम पैरेलल बीम कहेंगे। तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कन्वर्जिंग बीम कहेंगे। पहला हम लोग पढ़ने जाएंगे अपसारी किरण पुंज क्या है। तो अपसारी में आप इसको अ को मिटा दीजिए तो क्या बनेगा? पसारी, यानी प्रकाश को ये पसारेगा। यानी वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाए उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहेंगे। वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलता चले जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। जो कि प्रकाश एक बिंदु से निकलकर फैल रहा है इसीलिए इसकी बीच की दूरी क्या होगी? बढ़ेगी। प्रकाश एक बिंदु से निकल करके फैलता चले जा रहा है इसीलिए इसकी बीच की दूरी क्या होगी? बढ़ेगी। दूसरा है समांतर किरण पुंज, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे पैरेलल बीम। जो इसका परिभाषा आप समझ गए होंगे, ये मैथ का भी एक पॉइंट है। समांतर किरणें किसे कहेंगे? वैसी किरणें जिसको अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर किसी भी एक बिंदु पर आकर न मिले, या इसका एक और परिभाषा होता है समांतर, समान अंतर, यानी वैसी किरणें जिसके बीच का अंतर क्या हो? समान हो, उसे हम लोग कहेंगे समांतर किरण पुंज कहेंगे। यानी इसका अगर किरण के पुंज के हिसाब से परिभाषा दिया जाए
तो वैसा किरण पुंज जो समान दिशा में गमन करे, यानी उसके बीच का अंतर समान हो, या और भी इसका परिभाषा आप बता सकते हैं कि बहुत अधिक दूर से आती हुई प्रकाश की किरण को हम लोग समांतर किरण पुंज कहेंगे। जो कि ये प्रकाश समान दिशा में चल रही है, इसीलिए इसके बीच की दूरी क्या होगी, समान यानी कि बराबर होगी। तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी का अर्थ होता है एक बिंदु पर आकर मिला देना, जिसको हम लोग कहेंगे कन्वर्जिंग बीम कहेंगे। वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर प्रकाश को मिलाती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर लाकर मिलाती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिल रही है, इसीलिए इसके बीच की दूरी क्या होगी, घटेगी। अतः आप इसमें इतना ही पढ़ेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब से आप आपको आगे बताते हैं। पारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे? पार मतलब होता है आर पार, पार मतलब आर पार, जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए उसे हम लोग पारदर्शी कहेंगे। इसका मतलब आप समझिए, जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी कहेंगे। इसमें आप हवा को हम लोग निर्वात मान सकते हैं। निर्वात का अर्थ होता है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ना हो। वैसे तो निर्वात हवा को मानना भी नहीं चाहिए, लेकिन वह स्थान जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा नाम मात्र के ही बराबर है। जिसे अगर देखा जाए तो निर्वात में प्रकाश की साल सबसे अधिक होती है, इसीलिए हम लोग निर्वात ऊपर नहीं जा सकते, इसीलिए हम लोग नीचे की वायुमंडल को ही निर्वात मान लेते हैं अपने रात में हम लोग। जिसमें यहाँ जैसे मान सकते हैं कि हवा हो या निर्वात हो, कांच हो, पानी हो, ये इससे हम प्रकाश को आसानी से आर पार हो जाता है, इसीलिए इसे हम पारदर्शी का अंतर्गत रखें। दूसरा है पारभाषक या पारभाषी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अगला साल या इससे और कबल आया हुआ क्वेश्चन भी, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन। पारभाषी या पारभाषक क्या है? वे पदार्थ जो पढ़ने वाले प्रकाश को छोटे से भाग को ही जान देता है। जैसे आप अपने हथेली में अगर प्रकाश को लाइट से जलाते हैं तो आपके ऊपर केवल रेड कलर दिखाई देता है, यानी लाल रक्त दिखाई देता है। ऐसे आप जानते भी होंगे कि खून का लाल यानी ब्लड का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण ही दिखता है। इसे इसका परिभाषा हम समझेंगे। अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के छोटे से भाग को ही जान देता है, जिसे हम लोग परिभाषक कहेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग क्या कहते हैं, घिसा हुआ कांच यानी रगड़ा हुआ कांच। यदि कांच अगर जमीन में या किसी दीवार में रगड़ जाता है, उसमें आप प्रकाश को पार करेंगे तो केवल हल्का से एक नाममात्र बिंदु से ही निकलेगा। तेल लगा हुआ कागज, ये जितने भी आपको हम उदाहरण बताएंगे, क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, एक नंबरिया क्वेश्चन पूछ लेता है। तेल लगा हुआ कागज, तेल अगर कागज है और तेल में पूरी तरह से भीगा हुआ, उसमें प्रकाश आप प्रवाहित करेंगे तो यानी प्रकाश उसमें से केवल एक बिंदु से ही निकलेगा, यानी तेल लगा हुआ कागज। बैलून का रबर, यानी अगर बैलून में आप प्रकाश को बारेंगे यानी प्रकाश प्रवाहित करेंगे तो उसमें से केवल एक बिंदु से निकलेगा। आंख का पलक, जब आप आंख बंद करके सोए हुए होते हैं तो अचानक लाइट यानी जलने के बाद आपको मालूम हो जाता है कि प्रकाश यानी लाइट जल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि आपके आंख जो है, पलक ये जो है परिभाषक, यानी इससे प्रकाश एक बिंदु पर आकर कहीं ना कहीं मुझे आपको मालूम होता है, इसीलिए आंख का पलक भी क्या है, परिभाषक है। चर्म को हम लोग हिंदी में चमड़ा कहेंगे। उसके बाद चर्म, वैसे तो संस्कृत में चर्म है लेकिन हिंदी में चमड़ा है। दूसरा है रक्त, रक्त जो है, रक्त को खून भी कहा जाता है, ये भी परिभाषक है। बादल, कुहासा, ये जो उदाहरण है, पूछा हुआ उदाहरण है। दूध, दूध भी क्या है, परिभाषक है। दूध में यदि प्रकाश लाइट जलाइए आप तो केवल पूरा प्रकाश नहीं निकलेगा, केवल नाम मात्र बिंदु से ही निकलेगा प्रकाश, इसीलिए दूध भी क्या है, परिभाषक है। उसके बाद कहते हैं अपारदर्शी। मतलब आपको हम बताए हैं कि मतलब नहीं, यानी जिससे प्रकाश आसानी से पार न हो उसे क्या कहेंगे, अपारदर्शी। जिससे प्रकाश आसानी से पार न हो उसे क्या कहेंगे, अपारदर्शी। यानी इसके अंतर्गत हम लोग लकड़ी रख सकते हैं, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेड़। अलकतरा आपको समझ रहे हैं, अपने भाषा में देहाती भाषा में उसको पीच कहते हैं, जिसको आप लोग पाकड़ी पर रख लेते होंगे तो पकड़ चिपक जाता होगा गर्मी के दिनों में, उसको हम अलकतरा कहते हैं। लकड़ी, लोहा, पत्थर, ये सभी जो है इससे प्रकाश आसानी से पार नहीं होगा। आप और भी उदाहरण लिख सकते हैं, जितना आपको इच्छा लिख सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं प्रकाश का परिवर्तन क्या है। प्रकाश का परिवर्तन में देखिए ये टॉपिक है और टॉपिक का मतलब होता है कम शब्दों में अधिक जानकारी। आप अगर हम पूरा लिखना चाहें तो लिखेंगे तो पूरा भर जाएगा बोर्ड पूरा, इसीलिए हम कम शब्दों में आपको ज्यादा जानकारी देना चाहते हैं। प्रकाश का परिवर्तन क्या है, यानी किसी चिकने सतह से प्रकाश को टकरा कर लौट जाना प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड से आपको प्रकाश परिवर्तित हो रही है थोड़ा बहुत, इसीलिए आप समझ रहे होंगे बोर्ड चिकना है, इससे प्रकाश परिवर्तित हो रही है। यानी कहने का मतलब यह है कि चिकने सतह से प्रकाश को टकरा कर लौट जाना प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश के परिवर्तन के नियम, प्रकाश के परिवर्तन और प्रकाश के परिवर्तन के नियम में अंतर है। यानी प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए लौट जाती है उसी को हम लोग प्रकाश के परिवर्तन के नियम कहेंगे। प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़कर जिन नियम का पालन करते हुए लौट जाती है उसे हम प्रकाश के परिवर्तन के नियम कहेंगे। आपको अब समझने के लिए अपने भाषा में यहाँ लिखे हैं, किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए प्रकाश परिवर्तित होती है उसे प्रकाश के परिवर्तन के नियम कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं, ये दोनों नियम हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है। जैसे एक नंबरिया में पूछ देता है, कभी कभी ऑप्शन देता है 1, 2, 3 या 4, तो आप ऑप्शन बी में देता है 2 या ऑप्शन ए में रहता है शायद ये। तो प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला जो है आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। इसमें आप फिगर में समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रकाश को परावर्तित करने के लिए अगर कोई अच्छा पदार्थ है तो दर्पण का नाम है समतल दर्पण। प्रकाश को सबसे अच्छा से परावर्तित कौन सा दर्पण करता है, समतल दर्पण।
समतल दर्पण पे अगर प्रकाश आपतित हो रही है तो आने वाली किरण को हम इंसिडेंट रे कहेंगे। क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। आने वाली प्रकाश को हम लोग इंसिडेंट रे कहेंगे और लौट कर जाने वाली प्रकाश को हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। यानी आती प्रकाश की किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको ज्यादा नहीं लिखे हैं। और क्वेश्चन आएगा आपतित किरण किसे कहेंगे? तो किसी सतह पर आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहेंगे, जिसको हम अंग्रेजी में इंसिडेंट रे कहेंगे। शॉर्ट में से आई से आप डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद अगर पूछा जाए कि परावर्तित किरण किसे कहेंगे, तो सतह से टकरा कर जाने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहेंगे, जिसे आप शॉर्ट में आर से डिनोट कर सकते हैं। और आपतित किरण और परावर्तित किरण को दोनों भागों के मध्य में एक लंबवत खींची गई रेखा को हम लोग अभिलंब कर सकते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में नॉर्मल कहेंगे, जिसे हम एन से डिनोट कर सकते हैं। अब समझते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है। आपतन कोण किसे कहेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहेंगे। आप ये मत मानिएगा कि आपतित किरण और सतह के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहेंगे, नहीं। आप ये बोलिएगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहेंगे और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। आपतन बिंदु किसे कहेंगे? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर मिलती है या मिलता हुआ प्रतीत होती है, उसे हम आपतन बिंदु कहेंगे। अब यहाँ समझिए, ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर समतल दर्पण और प्रकाश लंबवत पड़े और लंबवत निकल जाए, समतल दर्पण और प्रकाश लंबवत यानी सीधी आए और सीधे निकल जाए, उसमें क्या होगा? तो यानी कि समतल दर्पण पर लंबवत, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश सीधी यानी उसी दिशा में निकल करके चली जाती है। यहाँ आपको समझने के लिए लिखे हैं, समतल दर्पण पर पड़ने वाली किरण उसी दिशा में परिवर्तित हो जाती है। जैसे यहाँ समझिए फिगर में, प्रकाश समतल, ये प्लेन मिरर है। आप इसे आप रैखिक भी कर सकते हैं। रैखिक यानी कि दर्पण आगे पढ़ेंगे आपको हम। दर्पण क्या है, दर्पण के बारे में बाद में बताएंगे हम। ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण पे प्रकाश लंबवत आती है तो ये उसी दिशा में लौटकर चली जाती है। आप ये मर्ज कर नोट लगा दीजिएगा, यहाँ पे प्रकाश आ रही है और जा रही है तो 90 डिग्री कोण बना है, इसलिए आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 90 डिग्री है। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कोण बनाने के लिए प्रकाश को परावर्तित होना जरूरी है। जबकि आप यहाँ समझ रहे हैं कि प्रकाश जिस दिशा से आ रही है उसी दिशा से टकराकर निकल जा रही है, इसीलिए यहाँ कोई कोण नहीं बनेगा। अतः आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होगा? 0 होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0। एक नंबर या ये क्वेश्चन एक दो पूछ देता है, इसीलिए आपको हम यहाँ समझाए हैं। और लिख 3 क्वेश्चन लिखे हैं, इसमें से आपको हम एक क्वेश्चन बनाते हैं और 2 क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको उत्तर क्या आता है। एक क्वेश्चन है कि आपतित किरण तथा समतल दर्पण के बीच बनना कोण 30 डिग्री हो तो आपतन कोण का मान क्या होगा? आपतित किरण और समतल दर्पण के बीच, आप यहाँ फिगर में समझिए कि आपतित किरण आने वाली किरण को कहेंगे और समतल दर्पण कर रहे हैं। समतल दर्पण किसे कहेंगे? देखिए, समतल दर्पण, आपतित किरण और समतल दर्पण के बीच बनने वाले कोण का मान कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। तो क्वेश्चन पूरा है, पूछ रहा है कि आपतन कोण का मान क्या है। आप यहाँ समझिए, ये लंबवत जो है, इस अभिलंब जो है, ये कितना डिग्री बना रहा है? 90 डिग्री का। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो आप यहाँ समझिए कि जब 30 यहाँ हो गया तो 30 में कितना जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, यानी 60 जोड़ेंगे। यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण का मान क्या हो गया? 90 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। इसीलिए आपतन कोण का मान कितना होगा? 60 डिग्री। और तो इसका आंसर क्या होगा? 60। आप 2 क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसमें दूसरा लिखे हैं कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण का योग 120 डिग्री है। तो परावर्तित किरण और सतह के बीच बनने वाले कोण का मान बताएं। परावर्तित किरण और सतह के बीच बनने वाले कोण का मान, यानी इस कोण का मान बताना है। तीसरा जो कह रहा है, परावर्तित किरण और सतह के बीच, परावर्तित किरण और सतह के बीच बने कोण का मान 45 डिग्री हो तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के बने कोण का मान बताना, योग बताना ये वाला। इसका मान आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसके बाद हम लोग पर पढ़ेंगे कि आखिर दर्पण क्या है, दर्पण में कौन कौन से भाग होते हैं और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, किससे बनता है, आप एक नए कंसेप्ट के साथ समझेंगे।